भारत के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए, इसे समझने के लिए एक क्रिमिनल केस की पूरी जर्नी को फॉलो करते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक, और देखते हैं कि ये नया कानून असल में काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई क्राइम रिपोर्ट होता है तो इस नए कानून के तहत होता क्या है? ये पूरा प्रोसेस शुरू कैसे होता है और खत्म कहाँ होता है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी सफर को डीकोड करते हैं। तो देखिए, हर क्रिमिनल केस की कहानी शुरू होती है एक जानकारी से। जैसे ही पुलिस तक किसी क्राइम की खबर पहुंचती है, बस वहीं से कानून का पहिया घूमना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझना होगा, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वो गंभीर अपराध होते हैं, मान लीजिए चोरी या हमला, जिनमें पुलिस को फौरन एक्शन लेने का पावर होता है। मतलब वो बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के तरीके क्या क्या हैं? देखिए, 3 मेन तरीके हैं। पहला, आप एक लिखित शिकायत दे सकते हैं। दूसरा, आप सीधे जाकर किसी ऑफिसर को बता सकते हैं और वो इसे लिख लेंगे। और हाँ, अब एक नया मॉडर्न तरीका भी है, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिपोर्ट करना। बस एक शर्त है, आपको 3 दिन के अंदर उस पर फिजिकली साइन करना होगा। ठीक है, तो रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का फेज। इस स्टेज पर पुलिस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और वो सबूत कैसे जुटाती है, चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं। इस नए कानून की एक सबसे बड़ी खासियत है ट्रांसपेरेंसी, और इसे लाने का सबसे बड़ा जरिया है टेक्नोलॉजी। अब पुलिस के लिए अपने ज्यादातर एक्शन को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। ये देखिए, ये एक गेम चेंजर है। कानून साफ साफ कहता है कि तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया को ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करना ही होगा। सोचकर देखिए, इससे जवाबदेही कितनी बढ़ जाएगी। अब सब कुछ कैमरे पर होगा। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ में कई अहम पावर्स होती हैं, जैसे वो किसी संदिग्ध संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, गवाहों को पूछताछ के लिए थाने बुला सकते हैं, या फिर किसी और बड़े अपराध को होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अब पुलिस की ये भी जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित को बताती रहे कि उनकी जांच में क्या प्रोग्रेस हो रही है। पुलिस की जांच जब पूरी हो जाती है और वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर देती है, तब केस पहुंचता है अदालत में। यहां से शुरू होता है इस केस की यात्रा का दूसरा चरण, कोर्ट रूम का सफर, आरोप से लेकर फैसले तक। तो कोर्ट्स के पास सजा देने की कितनी पावर होती है? जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। वहीं एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर 1 साल की जेल और 10,000 रुपए के जुर्माने तक ही होती है। कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो कुछ तय स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले कोर्ट आरोपी पर आरोप तय करता है, जिसे कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग। फिर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करता है। उसके बाद बचाव पक्ष को अपना केस रखने का मौका मिलता है। आखिर में दोनों तरफ से फाइनल बहस होती है और फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, या तो बरी होने का या दोषी पाए जाने का। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस तक ही नहीं है, कोर्टरूम में भी इसका रोल बढ़ रहा है। अब किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए समन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे होता क्या है? प्रोसेस तेज होता है और सबका समय बचता है। अब मान लीजिए कोर्ट किसी को दोषी करार देता है, तो ये केस की जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, सजा। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। फैसले के बाद भी सरकार के पास सजा को बदलने के कुछ अधिकार होते हैं। एक होता है निलंबन या छूट, जिसका मतलब है सजा को रोक देना या बाकी बची सजा को माफ कर देना। दूसरा है लघुकरण या कम्यूटेशन, जिसमें एक तरह की सजा को किसी दूसरी कम गंभीर सजा में बदल दिया जाता है, जैसे सख्त कैद को साधारण कैद में बदलना। ये जो नंबर है 14 साल, ये बहुत अहम है। ये उन मामलों पर लागू होता है जिनमें किसी को उम्र कैद की सजा हुई हो। कानून ये कहता है कि ऐसे किसी भी कैदी की रिहाई पर विचार करने से पहले उसे कम से कम 14 साल तो जेल में बिताने ही होंगे। ये एक तरह की मिनिमम लिमिट है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद क्या समझ आता है? देखिए, इस नए कानून का मकसद 2 तरफा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट यानी कुशल बनाना है, और दूसरी तरफ हर एक्शन की रिकॉर्डिंग को जरूरी बनाकर सिस्टम को ज्यादा फेयर और अकाउंटेबल यानी निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना है। ये स्पीड और जस्टिस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कानून तो बन गया है, लेकिन क्या असल में ज़मीन पर ये स्पीड और जस्टिस के बीच वो ज़रूरी बैलेंस बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है।